वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा लगी हुई है और आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जी सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर दे दीजिए। हालांकि मैंने आपको रिप्लाई भी किया कि भाई प्ले लिस्ट में वीडियो है आप देख लीजिए, लेकिन आप लोगों को न्यू वीडियो चाहिए थी तो मैंने सोचा कि आपको न्यू वीडियो ही दे दी जाए। हालांकि इससे 4-5 दिन पहले ही एक सोशियोलॉजी की वीडियो ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर की दी हुई है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। आप हमारा दूसरा चैनल है बीए करेकर, उस पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और उसी प्लेलिस्ट में आपको सोशियोलॉजी के 2022 में जितने क्वेश्चन पेपर हुए थे उनको सॉल्व भी करवाया गया है और जो मॉडल पेपर थे उनको आप देख लीजिएगा और कुछ क्लासेस हुई थी उनको आप प्लेलिस्ट में पड़ी हुई, तो आप अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के माध्यम से हम सोशियोलॉजी बीए सेकंड सेमेस्टर के लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सोशियोलॉजी में आपको बीए सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन, अर्थात भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी या सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, तो ये आपको पढ़ना होता है। तो इसी से रिलेटेड लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के ये प्रश्न है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए मैं प्रश्नों को बताने का प्रयास करता हूँ, आप देखिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में, अब मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा ताकि बहुत कम समय में आप लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को जान पाएँ। भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग उसे माना गया है जो कि क्या है, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हो, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हो या आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हो। तो भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग किसे माना गया भैया, जो शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होता है उसको मानते हैं पिछड़ा वर्ग, संविधान उसे मानता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, बी और सी दोनों करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, मंडल आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करी तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे भाई, इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बीपी सिंह थे। ओके, ये बात भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम को पारित किया गया, कब पारित किया गया भैया, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया। तो पारित किया गया जून 1955 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, उत्तर प्रदेश ने आरक्षण की 27% व्यवस्था पिछड़े वर्गों के लिए कब से लागू करके दी है या लागू कर दी है, बताएं। तो कब से लागू करी भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था, जिसमें 27% आरक्षण की बात की गई है ओबीसी के लिए यानी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए। तो वो जो किया गया है दिसंबर 1993 से किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश में 1970 ईस्वी में किस जिले में भूमि हथियाऊ आंदोलन हुआ था। तो जिला कौन सा था भाई, बस्ती जिला था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, पश्चिम बंगाल में होने वाला यह आंदोलन कृषकों से संबंधित था। कौन सा आंदोलन कृषकों से रिलेटेड था जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ था, नक्सलवादी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, पिछड़े वर्गों में उन जातियों को सम्मिलित किया गया है जो कि अनुसूचित जातियों से हैं, बताएं। तो जो अनुसूचित जातियों से जो उच्च जातियां हैं उनको पिछड़े वर्गों में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में बेगार प्रथा को समाप्त किया गया है। तो बेगार प्रथा को समाप्त किया गया अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार बना लीजिए इस पर। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1948 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रिवीजन क्लास पर आप ले मतलब रिवीजन क्लास के तौर पर ले रहे हैं, मैं तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूँ बिना समझाए हुए, तो आप आसानी से तीव्र गति से देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए किसी आधार माना गया है, बताएं। गरीबी, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, कृषि या व्यवसाय। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए जो आधार माना गया है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को माना गया है। ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। अच्छा, जो पहला मैंने बताया था उसमें अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन और आपको मिलेगा,
देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग उसे माना गया है जो कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा। अच्छा, आर्थिक दृष्टि से यहाँ पर नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहीं पर गलत हो जाएगा आपका, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर ए और बी होना चाहिए, लेकिन बी और सी दिया हुआ है तो थोड़ा सा ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ए कर दीजिएगा। ए और बी दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पर कर लीजिएगा, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ पर मुझे संशय लग रहा था, मैंने देखा, ध्यान नहीं दिया आर्थिक वाले पे, चूँकि आर्थिक हिसाब से ये नहीं निर्धारित किया गया। ये सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े थे उनको एक प्रकार से 27% आरक्षण की बात की गई है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग देखिएगा, काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्ग के निर्धारण में आधार माना है। किसको माना भैया? काका कालेलकर आयोग ने जाति को आधार माना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, पिछड़ापन निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? तो पिछड़ापन व्यक्तित्व का लक्षण है, या व्यक्ति का लक्षण है, या जाति का लक्षण है, या व्यवसाय का है, या फिर उपरोक्त सभी का? तो जाति का लक्षण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। प्रश्न है, काका कालेलकर आयोग की स्थापना किस सन में की गई? तो काका कालेलकर आयोग की जो स्थापना की गई थी 1953 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 जनवरी को किया गया था। ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, काका कालेलकर आयोग को ही प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, काका कालेलकर आयोग ने कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा? अच्छा, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो था उसके अध्यक्ष भी काका कालेलकर थे, जो 1953 में आया था। प्रश्न क्या है, काका कालेलकर आयोग ने कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा था? तो लगभग और लगभग उन्होंने 2399 जातियों को रखा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रदेश में है? बताएं। तो दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है या किस प्रदेश में है भाई? तो उत्तर प्रदेश में दलितों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? तो भारत में अनुसूचित जनजाति की जो संख्या जो गणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 20 करोड़ के एबव है, उससे ज़्यादा ही 20.13 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया गया था 1935 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पिछड़े वर्गों में वे जातियां आती हैं जो अनुसूचित जातियों से हैं, उच्च, निम्न, समान या मध्यम? तो पिछड़े वर्ग में वे जातियां आती हैं जो अनुसूचित जातियों से थोड़ी उच्च होती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, केंद्र सरकार के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब से लागू की गई? तो केंद्र सरकार के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था 1993 से लागू की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? बताएं। तो बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी भाई? तो उन्होंने किसकी की थी महाराष्ट्र में? उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, मंडल आयोग के द्वारा, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है मंडल आयोग, तो मंडल आयोग के द्वारा बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। तो मंडल आयोग के द्वारा बीपी से बताएं, मंडल आयोग के द्वारा नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का सुझाव दिया गया, कितने %? 27% की बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर सी में दिया 27, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 27%। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही सब परीक्षा में आएंगे आपके कल। और बाकी एक मॉडल पेपर 2023 का और मैंने दिया है, और 2022 वाले वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार प्रथा को समाप्त करता है? अनुच्छेद 23 जो है वो बेगार प्रथा को समाप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, पिछड़े वर्गों के लिए मुंगेरी लाल आयोग की स्थापना निम्न में से कहाँ पर हुई थी? तो पिछड़े वर्गों के लिए मुंगेरी लाल आयोग की स्थापना जो हुई थी बिहार में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशें निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने पूरी करी थी? तो किस प्रधानमंत्री ने पूरी करी थी भैया? मंडल आयोग की सिफारिशें जो पूरी करी थी वो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, बीपी सिंह, चूँकि उन्हीं का नाम है बीपी सिंह। अच्छा, एक प्रश्न इससे पहले आया हुआ होगा, आपको मैंने बताया था, उसमें बीपी सिंह कर लीजिएगा, क्योंकि बीपी सिंह जो है, बीपी सिंह उस समय थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह आपको ऑप्शन जो सेकंड वाला था, जब रिपोर्ट, अच्छा एक मिनट समझिएगा, यहाँ पर आपको मतिभ्रम हो सकती है। मंडल आयोग की सिफारिशें निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने पूरी करी? यहाँ पर प्रश्न क्या है? पूरी की।
तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पूरी की, इसीलिए इसको बीपी आयोग के या बीपी मंडल आयोग कहा जाता है। लेकिन इससे पहले जो मैंने शुरुआत में दूसरा प्रश्न ही बताया था, उसमें हमने आपको ये प्रश्न रखा था कि मंडल आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करी, मतलब जब मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करी थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? उस समय इंदिरा गांधी थी। लेकिन जब वो पूरी किस प्रधानमंत्री ने करी? प्रस्तुत होना बहुत दिनों बाद, उसके बाद में पूरी होती कोई भी चीज़, मांग जो होती है। तो मंडल आयोग के द्वारा जो है एक प्रकार से जो पूरी कब हुई थी, वो बीपी मंडल के प्रधानमंत्री जो बीपी मंडल मतलब कि बीपी सिंह थे, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, तब पूरी हुई थी। तो पूरी होने की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बीपी सिंह, और उसमें थोड़ा घबराइएगा मत, सिफारिश कब सौंपी गई आपसे पूछेगा, या एक प्रकार से पूछेगा कि कब प्रस्तुत की गई रिपोर्ट सरकार को, तो आप बताएंगे राजीव मतलब इंदिरा गांधी के समय में प्रस्तुत की गई थी। लेकिन उसको पूरा किसने किया? तो आप बताएंगे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पूरा किया है उनके शासनकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बंधुआ श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से आएगा प्रश्न। 1976, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पिछड़े वर्ग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। तो पिछड़े वर्ग शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो 1917 और 18 ईस्वी में किया गया था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और तीव्र गति से और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए, मैं तीव्र गति से इसीलिए आगे बढ़ता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। चले देखें, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ओके, चले मैं तीव्र गति से बढ़ रहा हूँ। प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक हिंदू स्त्रियों के जीवन की प्रमुख समस्या नहीं है? बताएं। तो निम्नलिखित में से कौन एक हिंदू स्त्रियों के जीवन की प्रमुख समस्या नहीं है? संपत्ति के अधिकारों से वंचित होना। देखिए, हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार होता है। पर्दा प्रथा का प्रचलन, इससे भी कोई समस्या नहीं है। स्त्रियों के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं, ये समस्या जरूर हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 2001 ऑप्शन ए में ही दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रट लीजिएगा आप सभी लोग एकदम से। अगला क्वेश्चन से, भारत सरकार के द्वारा किस योजना के अंतर्गत दुर्बल व अत्यधिक गरीब महिलाओं को नाम मात्र की कीमत यानी कि नॉमिनल प्राइस पर एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए हैं? तो मोदी जी की योजना है उज्ज्वला योजना, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी महिलाएं हैं? बताएं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी महिलाएं हैं भैया? तो लगभग 58.74 करोड़ महिलाएं हैं भारत में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना की बात यहाँ पर हो रही है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किन किन समाज सुधारकों ने योगदान दिया है? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, या फिर उपरोक्त सभी ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी विद्वानों ने एक प्रकार से समाज सुधारकों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और स्त्रियों की स्थिति को सुधारने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था, जिसको AIWC भी बोला जाता है, तो इसका आयोजन 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में लगा हुआ है टिक भी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया पहली बार? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की है तो सबसे पहले 1992 में मनाया गया था ये, ठीक है। कब मनाया गया भैया? 1992 में मनाया गया। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर इसका ए लगेगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इंदिरा महिला योजना किस सन में प्रारंभ की गई? तो इंदिरा महिला योजना जो प्रारंभ हुई 1995 में, 1995 में प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आया और उसमें निम्नलिखित में से किस वर्ष संशोधन किया गया था? उसमें संशोधन कब किया गया भी? उसमें संशोधन 1986 में ही किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन। ये पुस्तक है और बड़ी ज़बरदस्त पुस्तक है, परीक्षा में कई बार और 2022 में अधिकतर विश्वविद्यालयों के पेपर में यानी पर्चे में प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है। द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा किसने भैया? A.S. अल्तेकर महोदय ने लिखा है। A.S. अल्तेकर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं A.S. अल्तेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे स्त्रियों की स्थिति सुधारने में योगदान करने वाला नहीं माना जाता है? बताएं किसको नहीं माना जाता है भैया? किसको नहीं माना जाता है? महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इन सभी का नाम आता है, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले का नाम इसमें नहीं आता। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ, यानी कब पारित हुआ? तो 1961 में ही पारित हुआ था दहेज निरोधक अधिनियम। ऑप्शन नंबर इसका आपको सी दिया हुआ है, 1961 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब बनाया गया? सती प्रथा निरोधक अधिनियम जो बनाया गया था 1829 में बनाया गया था, और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो एक प्रकार से गवर्नर जनरल थे भारत के। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम निम्न में से कब पारित किया गया? बताएं सभी लोग फटाफट से। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम निम्न में से कब पारित किया गया? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पारित हुआ है, लेकिन चूंकि 1956 दिया नहीं तो 1955 आप लगा सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो में देता रहूँगा, और बाकी अलग अलग सब्जेक्ट की जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी की वीडियोस ऑलरेडी पहले से अवेलेबल हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर दोनों की। प्रश्न अगली आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक जनसंख्या या संख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश ही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न है संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए राज्यों की विधानसभाओं और पंचायतों में निम्न में से किस आधार पर स्थानों को सुरक्षित रखा गया है? योग्यता के अनुसार या संख्या के अनुपात में या कार्यों के अनुपात में या इनमें से कोई नहीं? तो संख्या के अनुपात में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अन्य पिछड़े वर्गों के चयन के लिए पिछड़ेपन का आधार माना गया है? किसको माना गया है पिछड़ेपन का आधार? तो जाति को माना गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, भारत में केंद्र सरकार के द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई, कब से लागू की गई भाई? 1993 से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसने किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जो दिया है वो महात्मा गांधी जी ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये बात ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो में मैं तीव्र गति से बढ़ रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों को कम समय लूँ और आपको परीक्षा के अंत समय चूंकि चल रहा तो आप आसानी समझ पाएँ। आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि वीडियो को कम से कम 2 बार आप जरूर देखिएगा, तो आपको अच्छे तरीके से जान मिलेगा। ठीक है, एक बार अभी देख लीजिए लाइव और एक बार बाद में देख लीजिएगा इसको। ठीक है, ताकि परीक्षा देने से पहले 2-3 बार जब आप इसको देख लेंगे तो आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे तो आपका आसानी से टिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। बताएं कब की गई भाई? तो ये कब की गई थी? 1971 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जातियों को कहा जाता है? तो भारत में अनुसूचित जातियों को क्या कहा जाता है भैया? भारत में अनुसूचित जातियों को कहा जाता है अति पिछड़ी जातियाँ और दलित जातियाँ। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, भारत के केरल राज्य में निम्नलिखित में से कौन एक अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है? तो केरल राज्य की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हिंदी भाषी समुदाय जो है अल्पसंख्यक है, तेलुगु भी अल्पसंख्यक है और तमिल भी अल्पसंख्यक है। क्योंकि केरल राज्य की जो मूल भाषा है वो कौन सी? मलयालम भाषा है, और इसीलिए मलयालम भाषी लोग वहाँ पर ज़्यादा होंगे, इसीलिए मलयालम वाले वहाँ पर बहुसंख्यक है। बाकी हिंदी वाले वहाँ पर नहीं हैं, ना तेलुगु वाले हैं ना तमिल वाले हैं भी तो वो थोड़े हैं, अर्थात वहाँ पर वो अल्पसंख्यकों की भूमिका निभाते हैं। ठीक है,
अल्पसंख्यक माने कम संख्या में है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के नागालैंड, मेघालय, मणिपुर जैसे राज्यों में किसे अल्पसंख्यक माना जाएगा या कहा जाएगा, बताएं। तो भारत में के नागालैंड, मेघालय और मणिपुर राज्यों में हिंदू को आप एक प्रकार से अल्पसंख्यक मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस समुदाय की संजातीय विशेषताएं सबसे अधिक जनसंख्या वाले समुदाय से भिन्न होती हैं, भारत में उसको क्या कहा जाता है। तो भारत में उसको क्या कहते हैं भाई, जिस समुदाय की संजातीय विशेषताएं सबसे अधिक जनसंख्या वाले समुदाय से अलग होती हैं, भिन्न होती हैं, उनको अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है, क्योंकि वो कम होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपवित्र और घृणित समझे जाने वाले पेशों के आधार पर शूद्र, अंत्यज, अछूत, दलित, दस्यु, चंडाल मानी जाने वाली अनुसूचित जातियां देन है, किसकी देन है भैया ये, तो ये जाति व्यवस्था की देन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, और एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, फटाफट से अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। परीक्षा के अंत समय में शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए इस प्रकार की बेहतरीन तोहफे लाता रहता है, तो आप लोग एक प्रकार से इंजॉय करें और पढ़ें दबा करके, खूब अच्छे तरीके से अच्छा नंबर लेकर के आएँ। प्रश्न है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। एम.एन. श्रीनिवास, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, यानी आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है और इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इस पुस्तक के लेखक कौन है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इसको लिखा है वेस्टरमार्क ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया हुआ है। तो ये कथन किसका है भाई, मालिनोव्स्की का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रट लीजिएगा, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द फैमिली का उद्गम फैमुलस शब्द से हुआ है, जो कि किस भाषा से है। तो वो लैटिन भाषा का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता व संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति एवं उनकी संतान या उसकी संतान रहती है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है भैया, तो यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। परिवार की परिभाषा देते हुए किस विद्वान ने ऐसा कहा कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता व संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उसकी संतान रहती है। यह परिभाषा लूसी मेयर महोदय ने दी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा लूसी मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। संयुक्त परिवार की विशेषता क्या नहीं भैया, देखिए विशाल आकार होता है और संयुक्त निवास होता है, कर्ता की प्रधानता भी होती है, लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति जैसी इसमें कोई बात नहीं होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती है। संयुक्त परिवार की व्यवस्था प्रत्येक सबके लिए होती है और एक प्रत्येक के लिए भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मिताक्षरा नियम के अंतर्गत पुत्र को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है भैया, पैतृक संपत्ति पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे ही पुत्र ने जन्म लिया तुरंत अपने पिताजी के खेत में और उसके एक प्रकार से धन में वो हिस्सा पा जाएगा, मतलब पैतृक संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मातृसत्तात्मक यानी कि जो मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार है उसमें कौन सर्वाधिक संपन्न होता है, बताएं। तो उसमें सर्वाधिक संपन्न कौन है, छोटी लड़की छोटा लड़का माता पिता, बताएं। तो माता जो होती है उसमें ज़्यादा मातृसत्तात्मक परिवार में माता ही हेड होती है, वही प्रधान होती है। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में अधिकार होते हैं केवल पुरुष सदस्य के, बिल्कुल केवल पुरुष सदस्य के। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दाय भाग के नियम के अनुसार पुत्र अपने पिता की संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकते हैं। जैसे ही उनको आवश्यकता उत्पन्न हो तुरंत वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मांग कर सकते हैं कि भाई हमको खेत की आवश्यकता है, हमको खेत दे दो, ठीक है। तो इस प्रकार से दाय भाग का जो नियम है, जो कि एक प्रकार से रिलेटेड है उत्तराधिकार से, तो उसमें एक चीज़ बताई गई कि भाई जब पुत्र को आवश्यकता है तो पिता की संपत्ति में बंटवारे के लिए मांग सकता है या बंटवारे की मांग कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार शेयर करेंगे सभी लोग जो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। प्रतिलोम विवाह का मतलब होता है कि उल्टा विवाह, और अनुलोम विवाह का मतलब होता है सीधा विवाह। तो प्रतिलोम विवाह का सीधा सा मतलब होता है जब किसी उच्च वर्ण की कन्या जो होती है, जब निम्न वर्ण के लड़के के साथ शादी कर दी जाती है, ब्याह दी जाती है,
तो एक प्रकार से वो विवाह प्रतिलोम विवाह होते हैं। जैसे कि ब्राह्मण की कन्या है और वैश्य का लड़का विवाह नहीं हो सकता, गलत। ठीक है, क्षत्रिय कन्या का शूद्र लड़के से विवाह ये भी नहीं हो सकता, ये एक प्रकार से प्रतिलोम है, यानी उल्टा विवाह है। ठीक है, वैश्य कन्या का शूद्र लड़के के साथ विवाह नहीं हो सकता, ये भी एक प्रकार से उल्टा है। अगर यहीं पर शूद्र का लड़की होती और वैश्य की कन्या होती तो शादी हो जाती। यहीं पर अगर वैश्य की कन्या होती और एक प्रकार से ब्राह्मण का लड़का होता तो शादी हो जाती, तो उसको अनुलोम विवाह कहते। क्षत्रिय का लड़का होता और शूद्र की लड़की होती और शादी हो जाती तो ये अनुलोम विवाह कहलाता। लेकिन चूंकि ये उल्टा है इसीलिए प्रतिलोम विवाह इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। उपरोक्त सभी विवाह प्रतिलोम विवाह के ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, जब सभी भाई मिलकर के एक स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो जब सभी भाई मिलकर के, अच्छा विवाह को लेकर के अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई है, तो आप विवाह से रिलेटेड उस वीडियो को देख लीजिएगा। विवाह से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न है, जब सभी भाई मिलकर के एक स्त्री से विवाह करते तो उस स्त्री को मतलब उस विवाह को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रकार के विवाह को हम क्या कहते हैं भैया? जब एक समय में मतलब कि जब सभी भाई मिलकर के एक स्त्री से विवाह करते तो उसको भ्रातुक बहुपद विवाह कहते हैं। देखिए, बहुपद विवाह जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक भ्रातुक बहुपद विवाह, एक अभ्रातुक बहुपद विवाह। तो जो भ्रातुक बहुपद विवाह होता है उसमें भाई मतलब बड़े भाई की शादी हुई तो सारे के सारे भाई ऑलरेडी उस पत्नी के पति हो जाते हैं, मतलब उस एक प्रकार से पति हो जाते हैं। तो एक प्रकार से ये होता है भ्रातुक बहुपद विवाह। जैसे पांचाली आपने सुना होगा नाम, एक प्रकार से द्रौपदी का। ठीक है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी लोग उनके पति थे। तो ठीक उसी प्रकार से ये लोग उन्हीं परंपरा का स्वीकार करते अपने आप को। अगला प्रश्न है, एक समय में एक पुरुष के द्वारा एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं समूह विवाह। एक समय में एक पुरुष जो है अगर एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करता है तो उसको समूह विवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जनजाति में भ्रातुक बहुपद विवाह का प्रथा है? मतलब भ्रातुक बहुपद विवाह का जो प्रचलन है वो नागा जनजातियों में आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? धर्म को 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, धर्म के प्रभाव में कमी के कारण है, क्यों कमी होती? भाई धर्म का रूढ़वादी स्वरूप, औद्योगिकरण और पाश्चात्य जीवन दर्शन का प्रभाव, इन सभी से धर्म के प्रभाव में कमी आई है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, विशिष्ट धर्म कितने प्रकार के हैं भैया? तो विशिष्ट धर्म जो है वो कितने प्रकार के हैं? वो 7 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का आधार है। तो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का आधार क्या होते हैं भाई? वो होता है आपका धर्म। ठीक है, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का जो आधार है वो धर्म, बिल्कुल धर्म जो होता है एक प्रकार से धारण करना होता है और धर्म आधार होता है। अगला प्रश्न है, वर्ण धर्म के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वर्ण धर्म के अनुसार अगर देखें तो क्षत्रियों का कर्तव्य समाज की रक्षा करना, बिल्कुल ठीक है। क्षत्रिय का कर्तव्य पशुपालन करना नहीं है। वैश्यों का धर्म प्रजा का रक्षा करना नहीं है। वैश्यों का कर्तव्य अधिक से अधिक धन का संग्रह करना भी नहीं है। ठीक है, क्षत्रियों का कर्तव्य है समाज की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये महोदय हैं टाइलर, ई.बी. टाइलर, इन्हीं का कथन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आएगा 100%। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में, ये किसने कहा है कि धर्म की क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। ऐसी परिभाषा किसने दी थी धर्म के बारे में? मालिनोवस्की ने दी थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, बड़ी फेमस पुस्तक है ये, दी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को इमाइल दुर्खीम ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की उत्पत्ति का प्रकारवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? धर्म की उत्पत्ति का जो प्रकारवादी सिद्धांत है इसको किसने प्रस्तुत किया भैया? तो इसको रेडक्लिफ ब्राउन एंड जेम्स फ्रेजर दोनों ने मिलकर के किया। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहो, चीज़ों को जानते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते। एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वर्ग सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या किसने की है भाई? तो वर्ग सिद्धांत की जो आधुनिक व्याख्या करी है वो कार्ल मार्क्स ने करी है। किसने करी? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते फटाफट से आप देखिएगा।
इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले देखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन वर्ग के विक्रेता नहीं है? बताएं, वर्ग के विक्रेता कौन नहीं भाई? वर्ग के विक्रेता सामाजिक निकटता वाले नहीं होते हैं, बाकी ऊंच नीच की भावना, वर्ग परिस्थिति, अस्थिर गतिशीलता, ये सब एक प्रकार से वर्ग की विक्रेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि आज तक के सभी समाजों का इतिहास जो रहा है ये वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। कार्ल मार्क्स का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार परीक्षा में आता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, बिलासी वर्ग के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण विचार किसने प्रस्तुत किए हैं? तो बिलासी वर्ग के प्रश्न क्या है, बिलासी वर्ग के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण विचार किसने प्रस्तुत किया? तो मार्क्स वेवलिन ने किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द थियरी ऑफ लेजर क्लास, इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, द थियरी ऑफ लेजर क्लास। इस पुस्तक के लेखक है वेवलिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक सामाजिक वर्ग अस्पष्ट समाज सांस्कृतिक समूह है जिसको समग्र जनसंख्या में एक विशिष्ट स्थान अथवा स्थिति प्रदान की जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन है कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी अथवा भारत में परिवार एवं विवाह पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है ये। अगला प्रश्न है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, लगातार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न ये है। तो कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो पुस्तक है इसको लिखा है किसने भाई? जी.एस. घुरिये ने, गोविंद सदाशिव राव घुरिये ने, मतलब गोविंद सदाशिव घुरिये, इनका पूरा नाम है जी.एस. घुरिये का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक हैं, या हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? बताएं, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया? इसको लिखा है पी.एच. प्रभु ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जाति की उत्पत्ति का परंपरागत सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परंपरागत सिद्धांत के प्रणेता कौन है? देखिए, परंपरागत सिद्धांत जो है वो आपको ऋग्वेद में मिलता है सीधा सा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाति की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अबे डुबाय, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जाति की उत्पत्ति के मानव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मानववाद के प्रतिपादक जो हैं वो कौन है भाई? हटन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, जाति की राजनीति मतलब जाति राजनीति का कैंसर या कथन किसका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, डी.एन. मजूमदार ने ये चीज़ कही थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो को। ओके, अगर लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, और बी कर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम आईडी यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से आईडी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप हमको फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर है, उसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। PDF वगैरह वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो PDF अगर आपको चाहिए तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन को हमारे डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लोकमानस तथा व्यवहार प्रतिमान की प्रेरणा स्रोत हैं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो उसकी प्रेरणा स्रोत क्या है भाई? देखिए, पुराण, धर्म, दर्शन, प्राचीन भारतीय साहित्य, सभी लोकमानस और व्यवहार प्रतिमान के प्रेरणा स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लॉज ऑफ मनु, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसको लिखा डॉक्टर भगवान दास ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये पुस्तक बड़ी फेमस है, स्ट्रक्चर एंड कॉग्निशन एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू कास्ट एंड रिचुअल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को बीड़ा दास ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में तुलनात्मक ऐतिहासिक उपागम के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। तो समाजशास्त्र में तुलनात्मक ऐतिहासिक उपागम के जो प्रबल समर्थक हैं वो डॉक्टर जी.एस. घुरिये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, होमो हायरार्किकस जो पुस्तक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में हमेशा पूछी जाती पुस्तक है और अब की बार भी आएगी। होमो हायरार्किकस पुस्तक के लेखक कौन है? लुई ड्यूमा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिगम की वकालत करने वाले विद्वान हैं। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिगम की जो वकालत करने वाले विद्वान हैं वो पार्सन्स, मेरियन और लेबी सभी लोग हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, टालकट पार्सन्स ने कितनी प्रकार्यात्मक पूर्व अवस्थाएं मतलब आवश्यकताएं बताई हैं? तो उन्होंने 4 बताई हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, प्रकार्यवाद को विधिवत प्रस्तुत करने का श्रेय किसे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रकार्यवाद की अगर बात की जाए तो प्रकार्यवाद को विधिवत प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो इमानुएल दुर्कीम को है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, सामाजिक प्रकार के बारे में सर्वप्रथम किसने कितने अपने विचार किसने अपने विचार प्रस्तुत करे हैं भाई? तो किसने अपने विचार प्रस्तुत करे हैं? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख प्रकारवादी मानव शास्त्री माने जाते हैं। तो प्रमुख प्रकारवादी मानव शास्त्री जो हैं वो रेडक्लिफ ब्राउन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही लगभग आप 130-40 प्रश्नों को आज समझेंगे, तीव्र गति से मैं इसीलिए बढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कास्ट इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में कई बार आई हुई है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कास्ट क्लास एंड एप्लीकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कास्ट क्लास एंड एप्लीकेशन पुस्तक जी.एस. घुरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का हिंदुस्तान नामकरण किसने किया? तो भारत का हिंदुस्तान नामकरण जो किया था फारसियों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा रहा है? तो गंगा सिंधु का जो मैदान है वो सबसे महत्वपूर्ण रहा, चाहे सामाजिक दृष्टि से बात करें, चाहे सांस्कृतिक, और चाहे बात की जाए राजनीतिक या शैक्षणिक या ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा फेमस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई? सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शेयर कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो को। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लोक ग्राम्य नगर सातत्य की अवधारणा किसने विकसित करी थी? तो रॉबर्ट रेडक्लिफ ने विकसित करी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, ग्राम और नगर समानांतर प्रणालियां हैं और इनमें मिलन संभव नहीं है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो यह कथन है पिट्टिम सोरोकिन का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपके इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, आरंभिक नगर 10 से लेकर के 15 घरों के निवास थे, ये किसका विचार है? ये भी प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखिए, तो मैं ऐसे प्रश्नों को लिया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आरंभिक नगर 10 से लेकर के 15 घरों के निवास थे, ऐसा गार्डन चाइल्ड ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में कि वह क्षेत्र जहाँ कृषि की प्रधानता हो, प्रकृति से निकटता हो, जनसंख्या की कमी एवं प्राथमिक संबंधों की बहुलता हो, निम्न में से वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गांव। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, गांव की परिभाषा से रिलेटेड प्रश्न आपके आएंगे। अगला प्रश्न, सरल समाजों में किसे संपत्ति माना जाता है? पशु को, भूमि को, जादुई सूत्र को या फिर सभी को? तो सरल समाजों में इन तीनों को एक प्रकार से संपत्ति माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधुनिक नगरीय समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो आधुनिक नगरीय समाज की कौन कौन सी विशेषताएं भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो यांत्रिक संहति जो है ये एक प्रकार से आधुनिक नगरीय समाज की जो है विशेषता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, अब यहाँ पर एक मिनट। अच्छा, इसी प्रश्न में है, निम्नलिखित में से आधुनिक नगरीय समाज की कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए, एक तो आपका बी वाला एकदम से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मतलब कि दूसरा तो यांत्रिक संहति यानी कि जिसमें 2 है वो एकदम से करेक्ट आंसर है। तो बाकी ये वाला और ये वाला, यानी 3 और 4 आपके ये तो ऐसे करेक्ट गलत हो गया आपका पहला जिसमें है, ठीक है। यानी 2 वाला एकदम से बिल्कुल करेक्ट है। 2 आप देखिए, 2 तीसरा पर थोड़ा फोकस करते हैं। प्रबल सामूहिक चेतना, बिल्कुल ठीक है। 2 और 3 करेक्ट आंसर, बी एंड सी दोनों होंगे, यानी कि 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का जो है प्रतिशत कितना था? तो उस समय प्रतिशत जो था वो कितना था भाई? प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 25.7। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार या भारतीय समाज पर नगरीकरण का सामान्य प्रभाव माना जाता है।
नगरीकरण का समान प्रभाव माना जाता है व्यक्तिवाद के उदय से, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि से और रुचियों में परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इंडियाज विलेजेस, ये पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है भैया? एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, परीक्षा में आ जाएगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न, रूरल सोशियोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है बर्टेंड। ये पुस्तक भी बड़ी फेमस है, ये पुस्तक रट लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न, द रूरल कम्युनिटी, ये भी पुस्तक फेमस है, द रूरल कम्युनिटी, इस पुस्तक को लिखा सैंडरसन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी अगले प्रश्न को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है भाई? प्रश्न आ चुका है, प्रश्न है हमारे देश का नाम भारत किस महान सम्राट के नाम पर पड़ा है? ये बात बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो हमारे देश का नाम भारत किस महान सम्राट के नाम पर पड़ा भैया? तो भरत के नाम पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नगरीय बस्ती के संकेंद्रीय सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? बताएं। नगरीय बस्ती के संकेंद्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पार्क और बर्गेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, 1925 ईस्वी में पार्क तथा बर्गेस ने किस अमेरिकी नगर को ध्यान में रखते हुए संकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो उन्होंने शिकागो शहर को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक कस्बा जो कि पृष्ठ प्रदेश की पूर्ति करता है और बदले में जिसकी पूर्ति पृष्ठभूमि के द्वारा की जाती है वो कहलाता है एक, क्या कहलाता है भैया? वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक सेवा केंद्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगरवाद को एक विशिष्ट जीवन की पद्धति के रूप में किसने वर्णित किया है? तो ऐसा किसने किया भैया? नगरवाद को एक विशिष्ट जीवन पद्धति के रूप में वर्णित करने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है लुईस वर्थ। ऑप्शन नंबर बी में दिए लुईस वर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का ग्राम भारत के पश्चिम किनारे पर जैसे कि दक्षिण कन्नड़ और केरल का जो एरिया है वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? तो नाभिकीय ग्राम वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लोक नगरीय अंतः संबंधों के प्रक्रम में उच्च संस्कृत निष्ठ कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक छन करके किसी स्थानीय संदर्भ से जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं स्थानीयकरण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है, कथन किसने कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है, पार्क एंड बर्गेस का ये कथन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, कौन ग्राम समुदाय विक्रेता नहीं है? बताएं, कौन ग्राम समुदाय की विक्रेता नहीं है? खेतिहर व्यवस्था, अंधविश्वास, जजमानी व्यवस्था या औपचारिक संबंध? देखिए, औपचारिक संबंध जो होते हैं गांव में नहीं होते हैं, खेतिहर व्यवस्था गांव में होती है, अंधविश्वास भी गांव में होता है और जजमानी व्यवस्था भी गांव में ही होती है, जबकि औपचारिक संबंध नहीं होते गांव में अनौपचारिक संबंध होते हैं और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी औपचारिक संबंध नगर के संबंध होते हैं, नगर के विक्रेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर विक्रेता गलत बोल रहा हूँ मैं, विक्रेता नहीं होगा, यहाँ पर विशेषता कर लीजिएगा, विक्रेता गलत लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अर्बन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किस, अरे बड़ी फेमस पुस्तक है ये, अर्बन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो इसको लिखा ई.बी. बर्गल ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है भैया? तो ग्रामीण समाज जो है वो सरल समाज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो मतलब कि नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहते हैं भाई? तो उसको कहते हैं पृष्ठ प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन हेतु निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो ये सारे कारक उत्तरदायी, शैक्षणिक कार्यक्रम, ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रम और सामुदायिक विकास योजना। ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन के लिए तीनों कार्यक्रम जरूरी हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी चीज़ें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने लगभग 120 प्रश्नों के बारे में जानने का प्रयास किया, जो कि विधिवत तरीके से हमने बताया। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से इसी प्रकार से पढ़ते रहें। ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों के बारे में आज हमने बताया और लगभग बहुत कम समय में मैंने आपको चर्चा करने का प्रयास, मतलब कि बताने का प्रयास किया। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे,
44 मिनट में मैंने लगभग और लगभग 120 प्रश्नों को, या लगभग 110 से 120 के बीच में ही प्रश्नों के आंकड़े रहे होंगे, और उसको मैंने तीव्र गति से बताने का प्रयास किया है। आप 1 से 2 बार या 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि एक बार यह वीडियो देखिए, फिर 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा, और बाकी जो है जो हमारे प्ले लिस्ट में मॉडल पेपर पड़े हुए हैं 2022 वाले, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। या एक प्रकार से आप जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं 2022 वाले, उनको देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। हमारा चैनल है दूसरा BA क्रैकर, ठीक है। तो BA क्रैकर जब आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो BA क्रैकर यूट्यूब चैनल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सोशियोलॉजी BA सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सोशियोलॉजी की नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जा करके हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर उसमें बहुत सारे मिलेंगे, लिखित टाइप के भी हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा हो रही तो ऑब्जेक्टिव आप देखिएगा, जिनकी लिखित हो रही है वो लिखित देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।